कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? ए मेरे दोस्त, इरादों में अगर दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। नमस्कार, उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक को समझाने और बताने आए हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है, यह एक ऐसा आज चैप्टर हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं जो क्लास बोर्ड्स के एग्जाम में ही नहीं बल्कि ये कंपटीशन दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज्यादा तहलका मचाने वाला क्वेश्चन है। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मानव नेत्र से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवालों को देखेंगे और आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत लाभान्वित हो पाएंगे। तो आइए आज के इस क्लास का शुरुआत करते हैं। आज का हमारा क्लास जो रहेगा बाबू लगभग 50 क्वेश्चंस का है। हमारा आज का सेशन चलेगा। इसमें आप विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से सारा चीज जो है तो समझ पाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए मानव नेत्र से जुड़ा हुआ जो भी सवाल होगा उनको हम एक एक करके व्याख्यात्मक रूप में देखेंगे और वस्तुनिष्ठ रूप में तो आप लोग देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है उपस्थित कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। बाबू साहब, आज के फर्स्ट क्लास में आपका इस क्लास में फर्स्ट जो सवाल है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव जो है सो बहुत अधिक होता है ना। तो आप लोग सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि जब हम लोग प्रिज्म से हो करके मतलब सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं, हम लोग प्रिज्म से होकर के जब सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं बाबू, तो वो 7 अवयवी रंगों में इस प्रकार से विभक्त हो जाता है और विभक्त हो जाने के बाद इस प्रकार की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है जिसे हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वर्णपट या स्पेक्ट्रम। और कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में बताइए कि किस किरण का झुकाव अधिक है। तो आप ध्यान से यहाँ देखिएगा, तो किस किरण का झुकाव सबसे अधिक है बाबू, तो आप कह सकते हैं कि ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बैगनी हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत बाबू? और एक बात समझ लीजिए कि अगर हमसे ये सवाल पूछ चुका है कि किस किरण का झुकाव सबसे अधिक होगा, तो ये भी पूछ सकता है कि किस किरण का झुकाव सबसे कम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्या कि अगर कम झुकाव दे तब, झुकाव अधिक दिया हुआ है इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। लेकिन अगर झुकाव अगर मतलब कम दिया हुआ रहता है कि सबसे कम झुकाव किसका होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? अगर लाल। लेकिन अभी जो है ये इस प्रश्न का फिलहाल के लिए क्या हुआ? बैगनी आंसर हो गया। ये समझने में कोई दिक्कत है आप लोग को? बताइए। फर्स्ट सवाल था कि बताइए इस तरीका से स्पेक्ट्रम जो है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो हम लोगों को जवाब देना है बैगनी। समझ रहे हैं? आइए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है एक बाबू, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बाबू साहब, जब कोई व्यक्ति नजदीक की वस्तु को स्पष्ट तो देख लेती है लेकिन दूर की वस्तु उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तब उसे हम लोग कहते हैं कि उसको निकट दृष्टि दोष हो गया है ना। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए सुना सब अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, निकट के लिए जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवतल, है ना। अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस, ये निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है। समझ रहे हैं ना। और जो दूर दृष्टि दोष होता है बाबू साहब, दूर दृष्टि दोष, इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बाबू साहब, अगर कोई व्यक्ति निकट और दूर दोनों बिंदु अगर किसी का प्रभावित हो जाता है, वो अपने आंख से सही से नहीं देख पाता है, तो उसे द्विफोक्सी या बाइफोकल लेंस का उपयोग करके बताया जाता है, उसको सही किया जाता है ना। और अगर एक और लेंस होता है बेलनाकार लेंस, जिससे अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो इस प्रकार से कुल 4 दृष्टि दोष होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता दृष्टि दोष, है ना। आइए, अगर इस सवाल समझ चुके हैं तो आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा सवाल है बाबू कि सामान्य दृष्टि के लिए, वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी अल्पतम दूरी, नियरेस्ट पॉइंट, है ना, नजदीकी बिंदु हम लोग कितना होता है ताकि अपने आंख से सुस्पष्ट देख सके। हम अपने आंख के सामने कितने दूर पर वस्तु को रखेंगे जो हम लोगों को कोई भी चीज स्पष्ट रूप से दिख पाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है बाबू साहब 25 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को बिल्कुल
ध्यान में याद रखिएगा कि 25 सेंटीमीटर होता है, यानी हम अपने आंख से कोई भी चीज 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रखे हुए हैं तो वो हम लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका से दिख जाएगा, है ना। अगर इनसे नजदीक अगर हम लोग रखते हैं या इनसे दूर रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नजदीक अगर इनसे हम नजदीक और कर देंगे तो वो हमें धुंधला दिखाई देने लगेगा। आइए बाबू साहब अगला सवाल पर चलते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? निर्गत किरण का मतलब होता है अपवर्तन के बाद जो निकल जाता है, इस तरीका से अपवर्तन के बाद जो किरण निकलता है बाबू साहब उसको हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। और निर्गत किरण के बीच जो यहाँ पर कोण बनता है तो नामे है निर्गत, और देखिए यहाँ पर दिया भी है निर्गत कोण। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच वाले जो कोण होता है उसको हम लोग निर्गत कोण कहेंगे, यहाँ वाले कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। यही आप लोगों को ध्यान में रखना है, जिसे हम लोग अपवर्तन कोण भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए अगला हमारा सवाल है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बाबू साहब इस सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि वह कौन ऐसा रंग होता है, वह कौन सा रंग होता है जिसकी तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है और यानी वो बहुत दूर तक गमन करती है, बहुत दूर तक गमन करती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड। क्या हो जाएगा बाबू साहब? लाल हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? आइए लाल आप लोग ध्यान से ये भी चीज देख सकते हैं कि रात के समय में टावर्स होते हैं, उस टावर्स पर क्या होता है कि लाल जो है सो प्रकाश जलते रहता है। खतरा के सिग्नल में आप लोग रेलवे सिग्नल में भी देखे होंगे और बहुत सारे जगहों पर आप लोग देखे होंगे। आइए रेड जो है सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बाबू साहब हम लोग अगला चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वो क्या है? तो देखिए बाबू साहब हम आप लोगों को समझाने के लिए देखिए यहाँ पर एक हम मानव नेत्र को ले लिए हैं। ये नहीं कहिएगा कि बाप रे बाप लगता है सर जी के किसी का डकोर के लेके चला है क्या, नहीं। ये देख लीजिए मानव नेत्र हम ले लिए हैं। और बाबू साहब मानव नेत्र का जो ये पिछला वाला हिस्सा होता है, सुना सब, ये सब जो पिछला वाला हिस्सा होता है, ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है इसी को हम लोग कहते हैं रेटिना। इसी को क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना को हिंदी में बाबू दृष्टि पटल भी कहा जाता है, दृष्टि पटल। तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब जो है सो निर्माण होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी को हम लोग रेटिना भी कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग बिल्कुल अच्छा तरीका से इसको समझ जाइए कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है? दृष्टि पटल हिंदी में, और अंग्रेजी में इसी को हम लोग रेटिना कहेंगे। तो कोई दिक्कत है बताइए? याद रखिएगा, भूलबो करिएगा। और ये सवाल साइंस का कहीं भी अगर एग्जाम हो रहा है ना बाबू तो उसमें ये आता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से सीख लीजिए, समझ लीजिए, मजा से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। आइए बाबू साहब अगला सवाल पर चलते हैं। किस वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है? सेम क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन और इससे पिछला जो क्वेश्चन है दोनों सेम क्वेश्चन ही हो गया है ना, कि भाई आंख के किस भाग पर। तो यहाँ भी देखिए हमने आप लोगों के लिए एक आंख का जो है सो अंदर में जिस तरीका से आंख होता है वो पूरा हम आंख एक ले लिए हैं। और पीछे वाला भाग को आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ अंग्रेजी में रेटिना लिखा हुआ है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि रेटिना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना को ही हम लोग बाबू सब दृष्टि पटल भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टि पटल या रेटिना। आंख के जिस भाग पर जो है सो हम लोगों का प्रतिबिंब बनता है तो वो आंख के पिछला वाला भाग होता है और उसको हम लोग रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु होता है अथवा सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु। बाबू साहब अभी आप लोग एक सवाल पढ़े होंगे जिसमें हम आप लोगों को नजदीक बिंदु बताए थे, लेकिन अब पूछ रहा है कि दूर बिंदु कहां तक हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए दूर बिंदु देखने का तो कोई सीमा नहीं है भाई, आप जितनी दूर तक देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि दूर बिंदु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी हम अपने आंख से अनंत तक देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, बाबू साहब निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। देखिए एक दृष्टि दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु को हम लोग सही देख लेते हैं लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख पाते, तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि हम निकट के ही वस्तु को नहीं देख पाएंगे, तो निकट के वस्तु को जिसमें नहीं देख पाइएगा बाबू उसको हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष हम लोग कहेंगे। इसमें निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकते हैं लेकिन दूर स्थित वस्तु को साफ हम लोग देख पाएंगे, तो वो दूर दृष्टि दोष होता है ना। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
अगला हमारा सवाल बहुत ही सुंदर एक सवाल है, जो आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोग सुबह के समय जाते हैं, अगर ओस वाले दिनों में जब आप लोग सुबह के समय अगर जंगलों में जाइएगा, बगीचा में जाते होंगे, गांव देहात में गाछी होता है उसमें जाते होइएगा, तो इस तरीका से आप लोग को कुहेसा दिखता होगा। और सूर्य का प्रकाश जब आता है सुबह सुबह के समय में, तो इस तरीका से आप लोगों को दिखता होगा कि रास्ता दिखता रहता है कि भाई सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना। तो वही वाला एक सवाल आ गया है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। तो बाबू साहब, कोलाइडी विलयन हम एक ऐसे विलयन को कहते हैं, जैसे दूध हो गया, जैसे खून हो गया, ये सब कोलाइडी विलयन होता है। कोलाइडी विलयन से जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो इस तरीका से रास्ता हम लोगों को दिखने लगता है सोना साहब। तो इसी को हम लोग कहते हैं, क्या चीज जानते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं कि अगर जंगलों से ओस वाले दिनों में सूर्य का प्रकाश जब गुजरता है तो इस तरीका से उसका रास्ता दिखाई देने लगता है। तो क्या होता है बताइए, ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिंडल प्रभाव होता है। ये नहीं कि वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव होता भी नहीं है, क्विंटल प्रभाव भी नहीं होता है ना। तो समझ रहे हैं ना, मस्ती से चलिए, आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगला हमारा सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है, और ये देखिए, जो चंद्रमा में रुचि रखता है विद्यार्थी, है ना, सूर्य में रुचि रखता है, आकाश वाले सवाल में रुचि रखता है, उसके लिए सवाल बहुत ही सुंदर है कि भाई चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री को, यानी चंद्रमा पर जो खड़े अंतरिक्ष यात्री होगा को आकाश कैसा प्रतीत होगा। आप लोग तो कहिएगा क्या सर, ये बताइए, आप गए हुए हैं, आप गए हुए इसी सवाल बता रहे हैं। तो हम नहीं गए हुए, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक गए हुए हैं बाबू, है ना, बहुत सारे वैज्ञानिक जो है चंद्रमा पर गए हुए हैं। तो चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यात्री इस तरीका से खड़ा रहता है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा। तो देखिए आप लोग चित्रे से देख के समझ जाइएगा कि उस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा। समझ रहे कि नहीं, हाँ बिल्कुल समझते चलिए। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला। काला, ये नहीं कि उजला, इतना ही दूर ना उजला हुआ, इतना ही दूर उजला हुआ, लेकिन इधर देखिए पूरा अंतरिक्ष ये हुआ, है ना। ये देखिए छोटा सा पृथ्वी आप लोगों का दिख रहा है जिस पर हम लोग रहते हैं, है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। बाबू साहब आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम हम किसको कहेंगे बाबू को। स्पेक्ट्रम जब हम लोग प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं तो उधर 7 अवयवी रंगों में जो है सो सूर्य का प्रकाश टूट जाता है, और इस तरीका से 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी हमको दिखाई देता है। इसी को चला क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, है ना। इसी को हम लोग वर्णपट भी कहते हैं। तो ये केवल और केवल प्रिज्म के माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कांच की सिल्ली से नहीं बनेगा, उत्तल दर्पण से नहीं बनेगा, उत्तल लेंस से नहीं बनेगा। याद रखिएगा, प्रिज्म से जो है ये क्या बन पाता है, स्पेक्ट्रम बन पाता है। देखिए सतरंगा इंद्रधनुष की तरह जो है सो बन पाता है। समझे कि नहीं सुना। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। कराइए सवाल कि हमारे आंख में, हम लोगों के जो आंख है बाबू साहब, उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं सुना सब, इसमें इस तरीका का लेंस पाया जाता है। देखिए हमारे आंख में किस तरीका का ये लेंस है बाबू। पीछे वाला भाग रेटिना होता है, पिछला भाग क्या होता है, रेटिना, और यहाँ जो है ये लेंस हो गया। तो ये लेंस किस तरीका का है बताइए। तो ये लेंस जो होता है बाबू साहब, ये उत्तल लेंस के अंतर्गत गिना जाता है। ये वाला लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो, किनारों पर पतला हो, उसको तो ही उत्तल लेंस कहा जाता है ना। आइए अगला हमारा सवाल है कि आंख व्यवहार होता है। देखिए यहाँ हम आप लोगों को एक मानव का आंख दिए हुए हैं कि आंख भाई किस तरीका का व्यवहार करता है। तो अभी तो जस्ट आप सवाल पढ़े हैं कि भाई आंख किस तरीका का व्यवहार करता है। तो एक उत्तल लेंस की भांति जो है हमारा आंख व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति नहीं, उत्तल लेंस की भांति हमारा आंख क्या करता है, व्यवहार करता है। देख लीजिए, है ना, ये कितनी सुंदर आंख की पिक्चर दिया हुआ यहाँ पर। आइए अगला हमारा सवाल है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आखिर पुतली क्या होता है। बाबू साहब एक हम बहुत ही सुंदर आंख का यहाँ पर हम जो है सो कुछ भाग लिए हुए हैं। ये आंख है देखिए, और आंख के जो ये बीच वाला आप लोग ये यहाँ पर छिद्र आप लोगों को दिखता होगा, इसी को तो हम लोग पुतली कहते हैं। ये बीच वाला जो भाग आप लोग रंगीन भाग दिख रहे हैं, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं बाबू साहब। क्या कहते हैं, आइरिस या परितारिका कहते हैं। लेकिन ये बीच में जो छिद्र आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोग पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली। तो पुतली के जो है आकार को कौन जो है सो नियंत्रित करता है, पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है, इस पुतली के आकार को। तो इसको नियंत्रित करता है बाबू साहब यही परितारिका जो है, आइरिस जो है सो इसका नियंत्रित करता है।
समझ रहे कि नहीं? आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस से संशोधित किया जाता है। देखिए बहुत ही सुंदर सवाल है ये। कह रहा है कि एक ऐसा आंख है बाबू, एक ऐसा व्यक्ति का आंख है जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति दूर वाले भी वस्तु को नहीं सही से देख पा रहा है, निकट वाले भी वस्तु को नहीं देख पा रहा है, और क्या कर रहा है उसको हम लोग किस दृष्टि दोष को वो अति कर पाएगा जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगा हो। तो ऐसा लेंस बाबू एक ही सिचुएशन में लग पाता है जब व्यक्ति जो है दूर के वस्तु को भी नहीं देख पाता है, नजदीक के वस्तु को भी नहीं देख पाता है। तो इसके लिए तो एक गाना भी निकला हुआ है, आप लोग जानते होइएगा कि पास वो आने लगे जरा जरा। आइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष इस प्रकार का जो लेंस होता है बाबू सब, इसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस के माध्यम से जो है वस्तु को ठीक किया जाता है, व्यक्ति को चश्मा दिया जाता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। उत्तल और अवतल दोनों जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ अवतल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। तो ऐसे चश्मा का उपयोग किया जाता है जिसमें दोनों लेंस क्या हो, लगा हुआ हो। तो जरा दृष्टि दोष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए सोना सब अगला सवाल की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर एक सवाल आया है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। मतलब हमारे आंख में जब प्रकाश प्रवेश करते रहता है तो कहाँ उसके अधिकांश भाग का अपवर्तन होता है बताइए। तो बाबू सब हमारे आंख पर देखिए भगवान हमारे आंख को बचाने के लिए उसके ऊपर से एक रेटिना नहीं कॉर्निया लगाए हुए हैं। कॉर्निया जिस तरीका से हम लोग मोबाइल खरीदते हैं और मोबाइल के ऊपर ग्लास स्क्रीन लगवाते हैं बाबू, ग्लास एक प्रोटेक्शन ग्लास आता है ना, बहुत ही पतली ऊपर से चढ़ाया जाता है, शीशा लगवाते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा उसी तरीका से यहाँ पर हमारे आंख पर भी भगवान लगाए हुए हैं, तो उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही क्या हो जाता है बाबू सब, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही क्या हो जाता है, अधिकांश प्रकाश के किरणों का अपवर्तन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला हमारा सवाल है बाबू सब कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, यानी जब सूर्य का प्रकाश बाबू वायुमंडल से गुजरता है, ये क्या हो गया बाबू, ये सूर्य हो गया। क्या हो गया, सूर्य। और सूर्य का प्रकाश जब किसी वायुमंडल से गुजरता है, वायुमंडल से जब गुजरेगा, ये कहां से गुजरेगा बताइए, वायुमंडल से गुजरेगा, तब प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकिरणित करता है। किस रंग के प्रकाश को, यानी कौन ऐसा रंग होता है, कौन ऐसे रंग के प्रकाश होते हैं जो सबसे अधिक प्रकिरणित होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि नीला रंग, आप लोग जानते होंगे कि नीला एक ऐसा रंग होता है आसमान में पूरा जो है सो मिल जाता है। तो याद रखिएगा आकाश का रंग नीला जो होता है, तो नीले रंग का सबसे अधिक प्रकिरण सूर्य के प्रकाश में हो पाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। आइए बहुत अच्छे अच्छे सवालों को आप लोगों को करवा रहे हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा तरीका से, मस्ती तरीका से देख लीजिए, समझ लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा भाई। ये बात पक्का लिख लो कि इतने सवाल करने के बावजूद, इतने मेहनत करने के बावजूद भी अगर कोई सवाल छूट जाता है तो फिर दिक्कत की बात है। आइए, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। हमारा सवाल है कि टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, अभी जस्ट आप लोग टिंडल प्रभाव के बारे में जाने हैं कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है बाबू कि कोलाइड वाले विलयन से, जैसे दूध हो गया, जैसे आपका खून हो गया, कुहासा हो गया, ये सब होता है कोलाइडी विलयन। और कोलाइडी विलयन से जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो इस तरीका से रास्ता दिखाई देते रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव, है ना। किसी कोलाइडी विलयन से होने वाले प्रकाश के प्रकिरणन के घटना को ही हम लोग कहते हैं क्या चीज बताइए, टिंडल प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का क्या चीज, प्रकिरणन हो जाएगा आंसर, प्रकाश का प्रकिरणन। समझ रहे हैं ना बाबू, प्रकाश का क्या चीज, प्रकिरणन। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तरंगदैर्घ्य का मतलब समझते हैं बाबू, तरंग के लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, यहां से यहां तक की लंबाई को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे बड़ा होता है बताइए, सबसे बड़ा किसका होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेड, लाल। लाल जो रंग होता है बाबू वो बहुत दूर तक गमन करते हैं। क्यों, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है ना। वो एकदम देखिएगा लाल का लाल ही दिखाई देगा। रात के समय में आप लोग टावर्स पर देखे होंगे, रेलवे सिग्नल में खतरे के सिग्नल के रूप में जो है लाल रंग का उपयोग किया जाता है। तो इन्हीं कारणों से, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आइए आज का फिर हमारा 21वां नंबर जो सवाल है, ये सवाल हम लोग का कह रहा है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष, यानी दूर वाला जो दृष्टि दोष होता है, दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए किया जाता है। तो दूर वाले जब दृष्टि दोष होता है बाबू सब, उसको हम लोग संशोधित करने के लिए कौन सा लेंस लेते हैं जानते हैं।
तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी ये लेंस जो आप लोग देख रहे हैं उत्तल लेंस है, और इधर वाला जो लेंस देख रहे हैं ये अवतल लेंस है ना। तो ये आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का उपयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष, जब किसी वस्तु को व्यक्ति को निकट में दिखता है, दूर में नहीं दिखता है, तो उसको निकट दृष्टि दोष हो गया है, और उसको हम लोग अवतल लेंस से ठीक करते हैं। लेकिन जिसको दूर दृष्टि दोष हो गया है, दूर को ही हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि उत्तल लेंस को बाबू साहब हम लोग अभिसारी कहेंगे कि अपसारी कहेंगे? जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सवाल हम छोड़ दे रहे हैं कि उत्तल लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहेंगे, बताइए, अभिसारी कि अपसारी? कोई दिक्कत नहीं है सर। आइए अगला सवाल, किसी अंतरिक्ष यात्री को, देखिए अभी ये सवाल हम करवाए ही है कि अंतरिक्ष में जब यात्री कोई जाता है तो उसको आकाश भाई कैसा प्रतीत होगा? जब कोई आप या में से कोई भी व्यक्ति मान लीजिए अगर अंतरिक्ष में जा रहे हैं तो आपको आकाश किस तरीका से दिखाई देगा? तो देख लीजिए आकाश कैसे दिखाई दे रहा है अंतरिक्ष में जाने के बाद। ये वैज्ञानिक है कोई, और इनका देखिए आकाश किस तरीका से दिखाई दे रहा है। तो कोई इसका गलत आंसर दे सकता है बाबू? हो, सब तो दिखाई दे रहा है भाई, काला 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 पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं? आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला हमारा सवाल है बाबू साहब कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग, रंग को हम लोग वर्ण भी कहते हैं, कलर, अधिक प्रकीर्णन करता है? तो वायुमंडल में आप लोग वायु का रंग तो देखे ही होंगे, सॉरी वायु नहीं, मतलब वायुमंडल का जो है आप लोग रंग देखे होंगे। तो इसमें नीला रंग जो है सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, क्योंकि आसमान का रंग भी देखे होइएगा तो आप लोग नीला रहता है। आसमान का रंग कैसा? नीला। आकाश का रंग नीला होता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका नीला। कि वायुमंडल में प्रकाश का सबसे अधिक कौन प्रकीर्णन होता है? तो नीला रंग। नीला रंग का चाल और तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है ना? ये आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, बताइए। हमारा आंख आप लोग को दिखा रहे हैं, और देखिए कह रहा है कि इसमें रंगीन भाग कौन होता है? तो बाबू सभी गोलका छिद्र जो आप लोग देख रहे हैं, ये गोलका छिद्र को हम लोग का क्या कहते हैं जानते हैं? पुतली कहते हैं इसको। ये पूरा जो देख रहे हैं ये एकदम, हाँ, ये जो देख रहे हैं ये डिम्मा इसको लोग कह देता है, लेकिन डिम्मा नहीं है ये। इसको हम लोग कहते हैं आइरिस या परितारिका। इसके ऊपर से लगा होता है कॉर्निया। तो रंगीन भाग कौन होता है भाई? तो रंगीन भाग होता है परितारिका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस, IRIS, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये याद रखिएगा, परितारिका कहते हैं। कॉर्निया किसको कहते हैं? तो देखिए पुतली को, आइरिस को बचाने के लिए भगवान ने एगो शीशा ऊपर से लगाया हुआ है। कहिएगा जा सर ये दिखता कहाँ है? अरे दिखेगा नहीं, ऊपर से लगा हुआ रहता है, पारदर्शी रहता है एकदम। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका आइरिस। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रकाश की किस घटना के कारण जो है सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ये बड़ा गजब का बाबू प्राकृतिक घटना होता है कि जब सूर्य देखिएगा डूबते रहता है या सूर्य उगते रहता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाने के कारण वो हमको जल्दी दिखने लगेगा, या डूब भी जाएगा तब भी हमको 2 मिनट पहले तक दिखते रहता है। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य सबसे पहले देखिए किसको कहते हैं, है ना? एक गाना सुने होइएगा आप लोग कि ठहरे हुए पानी में कंकर न मार। बाबू साहब जब ठहरे हुए पानी में कंकर मारा जाता है तो देखिएगा उसमें इस तरीका से एकदम सांप की तरह छलांग बनता है, नहीं बनता है छलांग? उसी को तो हम लोग तरंग कहते हैं। और तरंग के लंबाई को क्या कहते हैं बताइए? तरंग धैर्य कहते हैं। तो तरंग धैर्य को जो है सो सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? बहुत आसान इस क्वेश्चन का आंसर है। तरंग धैर्य का आंसर होता है मीटर, है ना? लेकिन यहाँ पर तो मीटर है नहीं भाई, तो मीटर नहीं है। तो एगो सवाल होता है, देखिए 10 के पावर -10 मीटर को हम लोग कहते हैं 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एंगस्ट्रम। तो मीटर में नहीं है, लेकिन मीटर में छुपा के दिया हुआ एंगस्ट्रम को ही मीटर कहा जाता है। देखिए ध्यान से, एंगस्ट्रम को ही क्या कहा जाता है? मीटर कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये एंगस्ट्रम हुआ। 1 एंगस्ट्रम का मतलब हो जाता है 10 के पावर -10 मीटर, है ना? तो वेवलेंथ जो होता है, यानी तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है बाबू साहब, वो आप एंगस्ट्रम भी कह सकते हैं। हालांकि आप लोगों को अगर मात्रक में पूछा जाएगा तो मीटर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से 10 के पावर -10 मीटर वाला एंगस्ट्रम है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मस्ती से पढ़ाई कर रहे हैं ना बाबू? हाँ, आइए आइए। किस रंग का विचलन जो है न्यूनतम होता है? एक बहुत ही सुंदर, देखिए यहाँ पर आप लोगों को प्रिज्म बताया गया है, दिखाया गया है।
और इसमें है क्या कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, माने कौन ऐसा रंग है जो सबसे कम विचलन होता है, मतलब वो टेढ़ा कम होगा। देख लीजिए तो इसमें कौन है, ये निचलका देखिए सबसे ज्यादा टेढ़ा हो गया, ये सबसे ज्यादा टेढ़ा। सबसे कम टेढ़ा कौन है, तो देखे कि आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या बताइए, लाल हो जाएगा आंसर पूरा एकदम लाल। तो जानते हैं आप लोग कि बचपन में है जो हनुमान जी गिल गए थे लाल टहटह आम के तरह समझ करके, है ना, तो देवता सब में बड़ा हाहाकार मच गया था, तब बजरंगबली को बहुत प्रसन्न किया गया था, तब जो है सो छोड़े थे वो। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? अभी आप लोग पढ़े कि विचलन सबसे ज्यादा किसका होता है, अभी जस्ट एगो सवाल आ गया कि विचलन सबसे अधिक किसका होता है। कम वाला लाल, अधिक वाला कौन होगा बताइए, अधिक वाला बैगनी। अभी पिछले सवाल में नहीं पढ़े हैं, देखिए बैगनी सबसे जो है क्या है नीचे, इसका अधिकतम प्रकीर्णन हो गया है, इसका क्या हुआ बताइए, रेड का कम हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है बाबू साहब कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है बताइए। आप लोग बचपन में एक कविता पढ़े हुए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वही सवाल यहाँ पर आ गया है कि भाई आकाश में जब आप लोग रात्रि के समय देखिएगा तो तारा लगता है कि टिमटिमाते रहता है, नहीं तारा टिमटिमाता है, तो तारा जब टिमटिमाते रहता है तो ये किसके कारण होता है बाबू साहब, तो ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है तारा। रहेगा यहाँ पर, दिखेगा यहाँ पर, देख रहे हैं एगो बउआ देख रहे हैं तारा को, है ना, तारा ये याद रखिएगा। स्टार क्यों ट्विंकल करता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है सो ट्विंकलिंग करता है। आइए अगला पर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व, हमारे आंख पर कितनी कम समय के लिए अगर हम कोई वस्तु को रखेंगे, देखेंगे और रखेंगे हम अपने आंख के सामने तो वो दिख जाएगा, तो कितना इसका आंसर होगा बाबू बताइए, 1/10, 1/10, यानी 1 सेकंड का 10वां भाग भी अगर हमारे सामने आ जाएगा तो हम उस वस्तु को देख पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे। ये याद रखेगा 1/10 आ जाएगा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमारा जो मानव नेत्र है बाबू, हमारा जो मानव आंख है ना, इसका कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये किस तरीका का प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक उल्टा बड़ा बनाता है कि काल्पनिक सीधा छोटा बनाता है, काल्पनिक उल्टा बड़ा बनाता है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनाता है, कैसा बनाता है बताइए। तो बाबू साहब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है लेकिन छोटा बनाता है, ये याद रखिएगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनाता है, बड़ा नहीं बनाता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनाता है। आइए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं, क्या है कि तरंग दैर्घ्य। अभी जस्ट हम आप लोग को इस सवाल बताए थे क्वेश्चन में कि भाई तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है। तरंग दैर्घ्य देखिए, तरंग के लंबाई को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ये तरंग हो गया और इसकी लंबाई को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो इसको अभी जस्ट हम बताए थे कि इसको मीटर में मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, मीटर में। मीटर तो है, हाँ ए नंबर में तो है मीटर, मीटर याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं और तरंग दैर्घ्य को किसमें मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अच्छा एक सवाल हम आप इसमें और बता देते बाबू साहब, तरंग दैर्घ्य को लेमडा से सूचित किया जाता है, इस तरीका से लेमडा एक चिन्ह होता है, इसको तरंग दैर्घ्य से सूचित किया जाता है। तरंग दैर्घ्य का ये सूचित करने वाला चिन्ह है, तरंग दैर्घ्य को इसी से सूचित किया जाता है। आइए अगला हमारा सवाल है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण मतलब क्या, ऐसा रंग जिनसे मिल करके प्रकाश बने होते हैं। तो हालांकि कुल 7 रंग होता है, लेकिन 3 ऐसा रंग होता है बाबू साहब, लाल, हरा और नीला ऐसा रंग होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चूंकि इसमें ये तीनों जो रंग आप लोग देख रहे हैं ये प्राथमिक रंग होते हैं और इसे मिलाने पर भी और अन्य दुनिया के जो है रंग बनता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग प्राथमिक वर्ण कहते हैं, प्रकाश का प्राथमिक रंग कहते हैं, है ना। आइए अगला हमारा सवाल है कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। एगो जो प्रिज्म होता है बाबू साहब, जिससे प्रकाश का जो है सो अपवर्तन होता है, अपवर्तन हो जाता है, इनसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो ये कितने फलकों से घिरा होता है, तो गिनिए, 1, इधर 2, इधर नीचे 3, एगो इधर 4, एगो इधर 5, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो याद रखिएगा 2 गो त्रिभुजाकार और 3 गो आयताकार, तो क्या होगा, कितना होगा, 5 होगा। तो याद रखिएगा, कभी कभी आप लोगों से इसमें पूछ सकता है कि कितना त्रिभुज होगा रे भाई, तो 2 गो त्रिभुज होगा, एगो इधर से त्रिभुज हो गया, और यहाँ और नीचे आयताकार हो गया, तो टोटल कितने फलक हो गए, 5। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं।
अगला हमारा सवाल है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, कौन कर सकता है वर्ण विक्षेपण? विक्षेपण का मतलब वह टूटना, वर्ण जो है सो टूट जाएगा, रंगों में 7 रंगों में टूट जाएगा। तो ये और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म से ही वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, जिसमें सूर्य का प्रकाश 7 अवयवी रंगों में बाबू सब टूट जाता है। समझते कि नहीं बाबू? मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वालों की कभी आप लोग जानते हैं कि हार नहीं होती है। आइए अगला सवाल है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो बाबू साहब प्रकाश के अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश होता है वो होता है 400 से 700, लेकिन यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि न्यूनतम कितना होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 380 मीटर, नैनोमीटर। नैनोमीटर में ये याद रखिएगा, 10 के पावर -9 मीटर को हम लोग कहते हैं नैनोमीटर। एनएम, एनएम समझते हैं, नैनोमीटर होता है, तो 10 के पावर -9 को हम लोग कहते हैं नैनोमीटर। 10 के पावर -12 को सोना सब कहते हैं पिकोमीटर, 10 के पावर -12 को क्या कहते हैं पिकोमीटर, और 10 के पावर -9 को नैनोमीटर, है ना। आइए अगला सवाल चलते हैं। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, कहाँ साफ साफ देख सकता है बताए? जिसको दूरदृष्टि दोष हो गया तो याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष हो गया तो दूर के वस्तु को साफ साफ देख सकेगा, तो दूर की वस्तु आंसर इसका हो जाएगा, निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। आइए अगला सवाल है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश बाबू सब आप लोग देखिएगा तो नीला रंग दिखता है, देखिए, है ना, नीला गगन, है ना, गगन नीला दिखता है बाबू, तो किसके कारण से जो है आकाश नीला दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है बाबू हमारा आकाश कैसा दिखता है सोना, हो नीला दिखाई देता है। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन, एक आप लोग आकाश में इंद्रधनुष देखे होइएगा, उसी पर एक क्वेश्चन आ गया, देखिए कि भाई इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? क्यों रंगीन होता है इंद्रधनुष? सतरंगा जो आप लोग देखते होइएगा, हमारे गांव देहात में इसको कहा जाता है क्या, पैंसोखा, है ना, हाथी का शोर इसको कहा जाता है। देखिए एकदम पानी में लगेगा कि जहाँ पानी रहता वहीं बनता है, तो लोग सब इसीलिए इसको पैंसोखा कह देगा, लेकिन ये पैंसोखा है नहीं बाबू। ये क्या करता है कि भाई जल के कण द्वारा जब श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब हो जाता है तब जो है जैसे इंद्रधनुष बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण का क्या हो जाता है, विक्षेपण हो जाता है। और ध्यान रखिएगा बाबू कि इंद्रधनुष 2 तरह के होते हैं। इंद्रधनुष कितने तरह के बाबू? 2 तरह के, एगो प्राथमिक इंद्रधनुष, एगो द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में रेड ऊपर होते हैं, नीला वाला नीचे होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में जस्ट इसका विपरीत हो जाता है। आइए अगला हमारा सवाल है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? आंख के जो लेंस होता है बाबू, देखिए ये लेंस हुआ, इसके यहाँ पर पकड़ने वाला कुछ इस तरीका से मांसपेशी होता है, यहाँ पर इस तरीका से, चॉकलेट नहीं समझ जाइएगा, ये लेंस है आंख का, आंख का लेंस है, इसको यहाँ पर कुछ मांसपेशियां होता है जो इसको नियंत्रित करते रहता है ना, इसके फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में नियंत्रित करते रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पक्षमाभी मांसपेशियां या सिलियरी मांसपेशियां भी आप लोग कह सकते हैं, है ना। आइए चलिए, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? देखिए बादल जो है, ये वाला बादल, ये उजला क्यों दिखता है बताइए, किसके कारण से दिखता है? तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है सो उजला दिखाई देने लगता है, परावर्तन, परिकिरण, अवशोषण के कारण नहीं बाबू, हो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और ये आकाश भी देखिए नीला जो दिखाई देता है प्रकाश के किसके कारण से, यहाँ पर जो है वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाता है, इसके कारण से ये दिखता है ऐसा। बहुत अच्छा, एक फिर देखिए आंख वाला सवाल आ गया कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? मानव की आंख में जो प्रवेश करता है प्रकाश, उसको कौन नियंत्रित करता है बताइए? कौन यहाँ पर नियंत्रित करने का काम करता है? ये देख लीजिए क्या है बाबू, ये है पुतली, और यही क्या करता है बाबू कि इसमें कितना प्रकाश जाएगा आंख में, यही इसको नियंत्रित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुतली। पुतली आंख में जो ये गोला गोला आप लोग को छिद्र दिख रहा है बाबू, एकदम काला काला वाला भाग, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुतली। ई वाला जो भाग आप लोग को दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं आइरिस। अब पुतली और आइरिस को ऊपर से भगवान ने वो शीशा लगा दिया है, जो कोई मारेगा तो चोट नहीं लगेगा, है ना, या जल्दी फूटेगा नहीं, तो इसलिए इसको ढक दिया, उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ई वाला भाग तो आप लोग जानते हैं श्वेत पटल है, पूरा उज्जर उज्जर दिखता है, ये सब श्वेत पटल है, देखिए नहीं हो। चलिए आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं।
ओजोन परत, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए ओजोन परत क्या होता है, हमारे पृथ्वी को बाबू रक्षा करने के लिए हमारे पृथ्वी को भगवान क्या किया हुआ है कि एक वायुमंडल का परत दे दिया है, वायु का परत दे दिया है, जो सूर्य से आने वाला बहुत हानिकारक किरण जो होता है पराबैंगनी किरण, उनसे रक्षा करेगा। तो ये याद रखिएगा कि ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है, हमारे धरती को बचाने के लिए जो है ओजोन लेयर बना हुआ है ऊपर से, और ये क्या करता है पराबैंगनी किरण को यहाँ आने से रोकता है, प्रकिरणित कर देता है, ऊपरे भगा देता है, कहता जा। और जो फायदा वाला चीज होता है वही धरती पर। लेकिन कुछ मनुष्य सब देख लीजिए गर्मी के दिनों में एसी, फ्रिज, कूलर, रेफ्रिजरेटर चलाता है, जिससे निकलता है CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन, और क्लोरोफ्लोरो कार्बन क्या करता है, इसको छेद कर रहा है। और याद रखिएगा अगर छेद इसमें हो जाएगा तो सूर्य का प्रकाश एकदम झौंसे, पूरा झौंसलाहा वाला प्रकाश आ जाएगा, तो हम सब जल जाएंगे, पूरा दक्षिण अफ्रीका वाला बन जाएंगे, एकदम कारी कारी ऐसे पूरा जड़ जाएंगे, भुजा भुजा जाएंगे। तो ये याद रखिएगा पराबैंगनी किरणों से जो है रक्षा करता है कौन, बताइए, ये ओजोन परत। समझे कि नहीं समझे? चलिए अगला सवाल की ओर आते हैं हम लोग। कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह काम करता है? देखिए बाबू, आंख और कैमरा में बहुत सारा समानता होता है। जिस तरीका से आंख में उत्तल लेंस लगे होते हैं उसी तरीका से कैमरा में भी उत्तल लेंस लगा होता है। और कैमरा में बाबू आप लोग एगो रील देखे होइएगा, रील रहता है, उस रील पर ही इसका पिक्चर और इमेज जो खींचा हुआ जाता है वो बन पाता है। तो इसका रील को हम लोग फिल्म कहते हैं, फिल्म, पतली फिल्म होता है इसके अंदर लगा हुआ, उस पर इमेज बन पाता है। आंख में रेटिना पर बनता है और कैमरा में फिल्म पर बन पाता है इमेज। याद रखिएगा, तो इस क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सब फिल्म आंसर हो जाएगा। आइए आज जो है आप लोग इस क्वेश्चन, इस अथी में लगभग 47-48 क्वेश्चन है, उसको कर पाएंगे। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु जो है कितना होता है? और निकट बिंदु की निकट है कि दूर है बाबू? निकट बिंदु क्रमशः होते हैं। एक स्वस्थ मानव के लिए निकट और दूर दोनों दिया हुआ है। देखिए तो निकट 25 और दूर वाला कितना? अनंत। तो 25 सेंटीमीटर नजदीक हो जाएगा, अनंत हो जाएगा दूर बिंदु। यहाँ दूर बिंदु नहीं दिया हुआ है, तो निकट बिंदु और दूर बिंदु याद कर लीजिए आप लोग। निकट 25 हो जाएगा और अनंत हो जाएगा क्या बताइए? दूर बिंदु। यानी मनुष्य दूर तक कहाँ तक देख सकता है? तो अनंत तक। और नजदीक में कहाँ तक? तो 25 सेंटीमीटर तक। अगर 25 सेंटीमीटर से नजदीक आइएगा तो समझ जाइए आपको क्या हो जाएगा, आप उस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाइएगा, धुंधला धुंधला आप लोग को दिखने लगेगा। आइए, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से, बहुत अच्छा। सबसे पहले आइए कि समझते हैं कि समंजन क्षमता क्या होती है। बाबू साहब, जब हम लोगों के आंख में भगवान ऐसा पावर दिया हुआ है, ऐसा क्षमता दिया हुआ है कि आप नजदीक में भी वस्तु को रखिएगा तो देख पाएंगे, दूर में भी वस्तु को रखिएगा तो हम देख पाएंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जब वही क्षमता घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो न तो आप दूर की वस्तु देख पाइएगा, न निकट की वस्तु दूर देख पाइएगा। तभी आप लोग को वो गाना सुना है कि पास वो आने लगे जरा जरा, तो वही जरा जरा वाला दृष्टि दोष हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। जब नेत्र की समंजन क्षमता घट जाए बाबू रे, न निकट की वस्तु देख पाएंगे न दूर की वस्तु को सही से देख पाएंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। पास वो आने लगे जरा जरा। आइए, श्वेत प्रकाश बाबू, सूर्य का जो प्रकाश होता है, सनलाइट, वो होता है श्वेत का प्रकाश, श्वेत प्रकाश होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंग। और 7 रंग कौन कौन होता है आप लोग ये भी जानते होंगे, बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला। यानी इसको अगर आप लोग लिखेगा तो बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगिया, ला से लाल। ये 7 जो रंग होता है, यही 7 रंग होता है सूर्य के प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में बाबू सब। और इसी प्रकाश 7 रंग से बना होता है इंद्रधनुष, रेनबो जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो बहुत आसान भाई एक सवाल है कि सबसे कम झुकने वाला प्रकाश लाल है, सबसे कम झुकने वाला, ये समझिए पुष्पराज है। ये कहता हम झुकते नहीं है ना, पुष्पराज झुकता नहीं है। ये देखिए, ये लाल प्रकाश है, बहुत कम झुकता है, नहीं के बराबर झुकता है। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं।
सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्नलिखित में से कौन सा होता है? बाबू साहब, सूर्य हमसे बहुत दूर होते हैं और जब वहां से प्रकाश हमारे पास आता है ना, तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीका से समांतर किरण पुंज की तरह आने लगता है ना, समांतर किरण पुंज की तरह आने लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, सूर्य से जो है हम लोगों की तरफ जो प्रकाश आता है वो कैसी प्रकाश आता है? तो समांतर किरण पुंज जो है सो आता है। ये आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है। आज के क्लास के माध्यम से लगभग आप लोग 49 क्वेश्चन ही है, तो इतना क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे सवाल हम आप लोग को अच्छा से बता दिए। कहीं अगर आप लोग को कोई दिक्कत है बाबू, तो हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करने का प्रयास करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक वीडियो देखने के लिए। इजाजत दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।